बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपके सामने एक तो सुहेल बड़ाई साहब ने कुछ दावे किए हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन जब भी मैं सुहेल बड़ाई साहब या अफसार आलम साहब या अंसार अब्बासी साहब इस तरह के लोगों के कोई भी खबर तजिया आपके सामने रखता हूँ तो मेरे देखने वालों में से कुछ लोग कमेंट करते हैं, इरिटेट होते हैं, मुझे कहते हैं कि क्यों हमारी समातों को अजियत देते हो, क्यों हमारी समातों को तकलीफ देते हो, जिन लोगों का नाम हम नहीं सुनना चाहते, जिन लोगों की बात हम नहीं जानना चाहते, जिनका सबको पता है कि वो कहाँ खड़े हैं, तो क्यों उनकी बात हमें सुनाते हो। लेकिन मैं आपको याद करूँगा कि ये वो लोग हैं जैसे सुहेल बड़ाई साहब हैं जो इदारों के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिन्होंने जो हुकूमत के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो शरीफ ख़ानदान के घर के लोग हैं, जब वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि मौजूदा सिस्टम डिलीवर करने में नाकाम है और हुकूमत नहीं चल रही, तो फिर ये दलील के तौर पे मैं आपके सामने रखता हूँ और कुछ चीज़ों पे अपना एनालिसिस देता हूँ। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, जब हम कहते हैं कि नाकाम हो गए, जब हम कहते हैं कि 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान जहाँ खड़ा था आज उससे बहुत पीछे चला गया है, उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, तो हमें कहा जाता है कि हम एंटी पाकिस्तान हैं, हम एंटी स्टेट हैं, हम मायूसी फैला रहे हैं, हम लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि ये क्या कह रहे हैं और शहर इक़्तिदार में इस हवाले से और क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं वो भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो इन्होंने तासुर दिया ना कि दोबारा कोई कौमी हुकूमत, कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, शहबाज शरीफ को हटा के मोहसिन नकवी या इस तरह के किसी बंदे को लाने की प्लानिंग हो रही है, तो इसकी एक तो दलील पसे पर्दा ये भी बताई जा रही है कि जो नोटिफिकेशन वाला मामला था वो उस वक्त तो कुछ लोग पी गए, और वो शेर है ना कि वो जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको, तो वो कहते हैं कि वो उस वक्त जो पी गए थे ना वो चीज़ें इतनी आसानी से जा नहीं सकती, और उसी वक्त ये फैसला हो गया था कि सबक तो इनको सिखाया जाएगा। दूसरा, अब ये बात इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग ये बात कह रहे हैं, उनके करीबी लोग ये आके बता रहे हैं। आपने पिछले दिनों ने मोहसिन बेग साहब का सुना, वो बहुत करीब हैं इदारों के, और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इनको तो फांसी लगाना चाहिए। यही बात मैंने की होती तो मुझे उठा के ले जाते कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। मोहसिन बेग साहब को कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने बात ये की, उन्होंने कहा इनको फांसी लगाना चाहिए, इन्होंने इंडस्ट्री बंद कर दिया है, और उन्होंने तो यहां तक इल्ज़ाम लगाया, फिर वही कहूँगा ये बात मैं करता, मेरे ऊपर कन्फर्म FIR थी। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि ये ऑफिस टाइम में मशरूब नोशी करते हैं, ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है, और कई इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। वो ट्वीट मैंने किया था। गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, जो एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, तो उनके साथ पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने ये बात कही। तो खैर ये अब सुहेल बड़ाई साहब लिखते हैं कि मौजूदा निज़ाम के ग्रैंड प्लान पर अफवाहों का बाजार गर्म है, कहीं नई शेरवानी सलमानी की चमगोई है, तो कहीं मार्च अप्रैल की सरगोशी है। अच्छा, आगे कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये सब झूठ है। अच्छा, झूठ है तो फिर आप लिख क्यों रहे हैं? फिर आप कहें ना कि कोई ऐसी बात नहीं, ये झूठ है, लेकिन आगे अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब वज़ीर आज़म है, मुक़्तदरा और उनका वर्किंग रिलेशन इंतहाई शानदार है, मुक़्तदरा के पास तहरीक इंसाफ से जारी कश्मकश में शहबाज शरीफ से अच्छी और बेहतर शायद कोई चॉइस नहीं, इसलिए तब्दीली की कोई भी मंतक दलील नहीं। ताहम अच्छा, अब आगे यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इसलिए मुक़्तदरा ने इक़्तिदार में रखा हुआ है या पाकिस्तान पर मुसल्लत किया हुआ है, इसकी वजह ये नहीं कि वो डिलीवर कर रहे हैं, इसकी वजह नहीं कि किसानों, ताजरों, इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान, गरीब, नौजवान, ख़वातीन, बेरोज़गार लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तनख्वाहदार तबका, मतलब ये इन सारों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की शहबाज शरीफ ने। नहीं, वाहिद दलील जो सुहेल बड़ाई साहब बता रहे हैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखने की, कि ये ताबेदार बहुत हैं, और PTI के खिलाफ जो मुक़्तदराचारी है वो ये करते जा रहे हैं आंखें बंद करके। ये उनकी जो नौकरी है, जो उनका सर तस्लीम खाम है, जो हर बात पे लब्बैक है, ये वाहिद दलील है उनको इक़्तिदार में मुसल्लत रखने की। आगे वो कहते हैं कि ताहम मौजूदा सियासी हुकूमत पर नाकदीन के इस एतराज़ में हकीकत है कि ये कोई सियासी बयानियां बनाने और उसे मकबूल करने में नाकाम रही, और इस हुकूमत के हामी भी इसकी डिलीवरी से मुतमिन नहीं। इसी अदम इत्मीनान से ग्रैंड प्लान की कहानी जन्म लेती है। अच्छा, ये शहर इक़्तिदार में बातें हो रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि ना ये इकोनॉमी में डिलीवर कर सके हैं, ना ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो PTI का है उसके मुकाबले में कोई नैरेटिव ला सकें, क्योंकि शहर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि बयानी का मुकाबला बयानी से होता है, और नून लीग बयानियाँ नहीं बना पा रही या PTI के बयानी को काउंटर नहीं कर पा रही। ये कर ही नहीं सकते बेचारे। जब एक झूठ होता है तो झूठ के ऊपर 20 अरब रुपए 3-3.5 साल में मीडिया पर खर्च कर दिए गए। क्या बयानियाँ बन गए? इमरान खान के खिलाफ किस किस को इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या बयानियाँ बन गया? नहीं बनाना, और बन भी नहीं सकता। खैर, आगे सुहेल बड़ाई कहते हैं कि आगे वो कहते हैं कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है, एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है। शहबाज शरीफ सोना है, मगर सोने नहीं हीरे की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहुल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही खत्म कर सकता है। ख्वाहिशें चाहे, अब ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, ऊपर कह रहे हैं झूठ है, आगे कह रहे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ की बजाय वंडर बॉय की तलाश है, शहबाज शरीफ सोना है लेकिन हीरे की तलाश है। अब ये सोने की तारीफ सुहेल बड़ाई ने बता दिया कि सोने की तारीफ क्या है कि सर झुका के नौकरी, सर मैं हाजिर, सर मैं खादिम, सर मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, सर मेरे बच्चे आप पे कुर्बान, सर मेरे बच्चों के बच्चे आप पे कुर्बान। ये है टोटल सुहेल बड़ाई साहब जो बात कर रहे हैं उसका मफहूम।
इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की कोई सलाहियत नहीं है। आगे सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि ख्वाहिशें चाहे पूरी हों या ना हो, इन पर कोई कैद नहीं, इसलिए यह ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि वफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह PhD हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों, और इन सब के लिए शर्त भी हो कि उन्होंने PhD दुनिया की किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। यह पिछले दिनों में जब NDU वाला मामला हुआ था तो बताया गया कि वहाँ पर भी ये बात हुई थी कि जो वजीर हैं ये डफर हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये जाहिल है और पढ़े लिखे नहीं है, इनको उन चीज़ों में एक्सपर्टीज नहीं होती। और जाहिर है जब 26वीं तरमीम पे वोट देने के बदले कहा जाएगा पीटीआई वाले लोटों को कि आप वोट डालें, आपको वजारत देंगे, 27वीं तरमीम पे लोटे बन जाओ तुम्हें वजारत देंगे, नून लीग में शामिल हो जाओ तुम्हें वजारत देंगे, तो फिर वजारतें तो देनी पड़ेंगी। तो जब ये फैसला करने वालों को सोचना चाहिए ना कि जब आप ये फैसले करते हैं कि लोटे बनाने की शर्त पे, आप बनने की शर्त पे आप उनको वजारतें देते हैं, फिर ये कैसे आप कहते हैं कि जी PhD होने चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरी अकल और मंतक इन फर्जी की असराइयों से मुतमईन नहीं। और फिर इस ग्रैंड प्लान के मफरूजे में सबसे बड़ी रुकावट तो यह है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, कहते हैं कि जो ग्रैंड प्लान है इसमें सबसे बड़ी रुकावट तो यह है कि निजाम की कश्ती अगर सियासी बोझ उतारकर हल्का होना चाहती है कि इस सुबक रफ्तारी से चल सके, तो सवाल यह है कि सियासी सामान किस स्टेशन पर उतारे और क्या यह सामान कश्ती से उतरने के बाद किसी मुखालिफ कश्ती में सवार तो नहीं हो जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को परेशानी ये है या वो सोचती है, और सवाल ये है, नहीं ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं, वैसे कह रहे हैं सवाल ये है कि ये ना हो कि जब इस हुकूमत को घर भेजा जाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को घर भेजा जाए, तो ये इमरान खान की कश्ती में ना सवार हो जाएं। लेकिन आगे खुद इसका जवाब सोहेल बड़ाई क्या देते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग इन सारे अहवाल से वाकिफ हैं वो जवाब में कहते हैं कि सियासी सामान हाथ पांव कटा है, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हाथ पांव कटे हुए हैं, इसमें ताकत है न रसूख, इसकी बेहतरी एक ही किबले और एक ही इमाम के पीछे है, वो चुपचाप सर झुकाए साथ ही रहेगा। यानी एस्टैब्लिशमेंट अगर इस हुकूमत को घर भेज देती है, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट ले आती है, कौमी हुकूमत ले आती है, तो रूलिंग और पीपल्स पार्टी चूं चना भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ पांव इनके कटे हुए हैं, इनकी कोई सियासी औकात और हैसियत नहीं है। क्या सा राह का ख्याल है कि ग्रैंड प्लान को तकवीयत कौमी हुकूमत के आइडिया से मिलेगी, ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सब सियासी जमातें होंगी, मौजूदा सियासी इत्तेहादी तो होंगे। अगर इमरान खान दबाव या दलील से मान गए तो फाबिहा, अगर ना माने तब भी उनकी जमात का एक मौसर जत्था इस कौमी हुकूमत कैसा होगा। यह भी फजूल बात है, इमरान खान से जो कटेगा वो जीरो हो जाएगा। पहले देख लें जो इमरान खान को छोड़ के गए आज कहां है। आगे आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि निजाम की इमरान खान पर अभी तक की सोच एक गद्दार या गैर मुहिब वतन की है। यानी वो कह रहे हैं इमरान खान को जो निजाम है वो गद्दार समझता है, गैर मुहिब वतन समझता है, लेकिन इमरान खान अगर उनकी बात मान ले फिर उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। आगे कहते हैं कि निजाम की इमरान खान पर अभी तक की सोच एक गद्दार या गैर मुल्की वतन की है, जो अफवाज पाकिस्तान को एक मखसूस एजेंडे के तहत कमजोर करके गैर मुल्की एजेंडे को फायदा पहुंचाना चाहता है। मगर बाकी सियासी जमातें भी निजाम की नजर में दूध की धुली नहीं। अगर इमरान खान को वो ठीक नहीं समझते तो बाकियों को भी दूध का धुला नहीं समझते। ये सोहेल बड़ाई कह रहे हैं, लेकिन फिर रखा हुआ क्यों है इनको इक़्तिदार में मुसलत? क्योंकि अवाम ने तो इनको मुसलत किया था, अवाम तो समझती थी कि दूध के धुले नहीं, इसलिए तो अवाम ने इनको मुसलत किया था। आगे कहते हैं कि निजाम एक सूबे में करप्शन पर ज़हनी इस्तराब का शिकार है। ये ज़ाहिर है सिंध की बात हो रही है कि निजाम यानी एस्टैब्लिशमेंट एक सूबे में करप्शन पर ज़हनी इस्तराब का शिकार है। अच्छा, ज़हनी इस्तराब के शिकार है, और उधर उनकी सुन लें जो बेनज़ीर की बरसी पे वो किसी ने कहा कि बेनज़ीर की बरसी थी, 6 सितंबर की तकरीब थी या क्या था जो वहाँ पे तकरीरें की बिलावल ने और जरदारी ने। तो वो कहते हैं कि निजाम एक सूबे में करप्शन पर ज़हनी इस्तराब का शिकार है, तो दूसरी तरफ दूसरे सूबे में समराज ज़मीनी सतह पर ना पहुंचने पर शाकी है। यानी पंजाब के हवाले से भी एस्टैब्लिशमेंट मुतमईन नहीं है, सिंध में करप्शन पर एस्टैब्लिशमेंट परेशान है। तीसरा सूबा इंसाफी है, वो वैसे ही निजाम की आंख में खटक रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया क्योंकि इनकी अपनी ज़ाती तौर पे दोस्ती है सरफराज भुगटी से। आगे कहते हैं कि अब निज़ाम और मौजूदा सियासत का तल्लुक अगर इतना ही गैर हमवार है तो लोग ग्रैंड प्लान की अफवाहें तो उड़ाएंगे। ये अफवाहें जितनी भी झूठी हों, आगे फिर वो इरेलीवेंट चीज़ें हैं। बहरहाल अब जल्दी मैं 3 पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहता हूँ हामिद मीर साहब के कॉलम के। हामिद मीर साहब ने बहुत ही शानदार कॉलम लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक। अच्छा, इसको पता नहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पे अल्लामा ताहिर अशरफी के साथ जोड़ रहे हैं कि अल्लामा ताहिर अशरफी की जो वीडियो एक सामने आई थी और वो जो उलमा तारीफ़ें करते हुए नजर आ रहे थे उससे जोड़े। अब मुझे नहीं पता, ये तो या तो हामिद मीर साहब खुद बता सकते हैं कि उन्होंने उस तनाजुर में लिखा है या कोई और आप बेहतर बता सकते हैं कि आपकी क्या इस पर राय है। लेकिन मैं तो 3 पैराग्राफ उनके आपके सामने रख रहा हूँ जो उन्होंने उलमा के ऊपर लिखे हैं और बहुत ही शानदार कॉलम हामिद मीर साहब ने लिखा है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि उलमा को पूरा नहीं पढ़ा, 3 पैराग्राफ आपके सामने रखता हूं। उलमा को अंबिया का वारिस क्यों करार दिया गया? एक हदीस नबी के मुताबिक बेशक उलमा अंबिया कराम के वारिस हैं, क्योंकि अंबिया कराम ने अपनी विरासत में दिरहम और दीनार नहीं बल्कि अपना इल्म छोड़ा। जिसने इस मीरास को हासिल किया उसने अंबिया की मीरास का बहुत बड़ा हिस्सा पा लिया। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमाए हक जमीन में उन सितारों की तरह हैं जिनके जरिए अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। क्या आज आपको अपने इर्द गिर्द अंबिया के वारिस उलमाए हक नजर आते हैं? ये वो सवाल कर रहे हैं आपसे, पढ़ने वालों से, सुनने वालों से।